हेलो, हाय फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रांसफार्मर की मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे होते हैं, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, अब आज हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर में आगे हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन और ट्रांसफार्मर में क्षतियों और वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर का समांतर क्रम में प्रचालन। ट्रांसफार्मर का समांतर क्रम प्रचालन। ट्रांसफार्मर का समांतर क्रम प्रचालन। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेता हूं कि ट्रांसफार्मर का समांतर क्रम प्रचालन क्यों करते हो, इसका करने से फायदा क्या होता है। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर को जब हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जब संयोजित करते हैं तो क्या होता है, उनसे अतिरिक्त लोड क्या किया जा सकता है, वहन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर विद्युत वितरण प्रणाली में अगर लोड क्या एक क्षमता से अधिक हो जाए, तो अगर समांतर क्रम में अगर ट्रांसफार्मर जुड़ा है उसके एक और, तो क्या होगा, वो अतिरिक्त लोड को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इसलिए हम ट्रांसफार्मर का समांतर क्रम में परिचालन करते हैं। एक सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये होता है, अगर एक ट्रांसफार्मर मान लो खराब हो जाए तो दूसरा ट्रांसफार्मर क्या करेगा, विद्युत सप्लाई को कंटिन्यू रखेगा, यानी कि विद्युत सप्लाई को बंद होने नहीं देगा। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट उसका क्या होगा कि अगर उसमें कोई मान लो मेंटेनेंस का काम करना हो मेन ट्रांसफार्मर से, तो उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस भी किया जा सकता है। तो अब देख ले ट्रांसफार्मर समांतर क्रम परिचालन का। ठीक है सर। तो विद्युत वितरण प्रणाली में अतिरिक्त लोड को वहन करने के लिए ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको नोट्स बना रहा हूँ, ये आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम के अंदर जब आप एग्जाम की तैयारी करो तो आपके नोट्स प्रिपेयर और आप आसानी से इसकी तैयारी कर सको, ताकि आपको इजीनेस रहेगी। इसलिए आप साथ में नोट्स बनाते हुए भी चले मेरे। तो विद्युत प्रणाली में क्या होता है, अतिरिक्त लोड को वहन करने के लिए ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम प्रचारित करने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उनके बारे में देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हम ट्रांसफार्मर के समांतर क्रम प्रचालन की शर्तें देख लेते हैं। मैंने आपको ट्रांसफार्मर समांतर क्रम प्रचालन बताया कि उसका यूज क्या है। अब हम इसमें शर्तें देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर समांतर प्रचालन के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर समांतर क्रम के लिए क्या होनी चाहिए शर्त। पहली शर्त, समान फेज क्रम होना चाहिए। समान फेज क्रम यानी कि हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, समान फेज क्रम यानी कि दोनों ट्रांसफार्मर की फेज क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर की फेज क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, समान होनी चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर की अगर फेज समान होगी तभी क्या होगा, ट्रांसफार्मर पैरेलल क्रम में प्रचालित हो पाएगा। अगर हम फेज समान नहीं रखते तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर में आंतरिक शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर को जब पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं तो समान फेज क्रम रखना जरूरी होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि समान फ्रीक्वेंसी का फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपको सभी को मतलब पता होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आवृत्ति, यानी कि किसी एसी साइकिल द्वारा या एसी वोल्टेज द्वारा 1 सेकेंड समय अंतराल में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो समान फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर की आवृत्ति जो है वो क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, समान होनी चाहिए।
अब फ्रेंड्स नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। समान वोल्टता क्रम होनी चाहिए, यानी कि वोल्टेज दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों जो ट्रांसफार्मर जोड़े जा रहे हैं उनका वोल्टेज समान होना चाहिए। उसके अलावा हम देखें कि दोनों ट्रांसफार्मर की प्रति इकाई जो इम्पीडेंस होता है, दोनों ट्रांसफार्मर की समान प्रति इकाई इम्पीडेंस, दोनों ट्रांसफार्मर की समान प्रति इकाई इम्पीडेंस होनी जरूरी है। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं इम्पीडेंस की, तो इम्पीडेंस क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इम्पीडेंस क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर जो होता है, अगर मैं एक ट्रांसफार्मर की बात करूं तो एक ट्रांसफार्मर में हमारे को पता है कि जो टोटल जो क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं एक्सेल की और वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की बात करूं तो इन दोनों का योग क्या होता है जेड, यानी कि इम्पीडेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर में एल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं एक्सेल को, ठीक है, और आर क्या होता है कुंडली का प्रतिरोध। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों ट्रांसफार्मर की प्रति इकाई क्या होना चाहिए, इम्पीडेंस समान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सारी ट्रांसफार्मर की समांतर क्रम परिचालन में शर्तें होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स हम समांतर क्रम परिचालन में जो लाभ और हानि है उनके बारे में देख लेते हैं। समांतर क्रम परिचालन के लाभ और हानि के बारे में देख लेते हैं कि इससे लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। तो समांतर क्रम परिचालन में लाभ और हानि के बारे में हम देख लेते हैं कि समांतर क्रम परिचालन लाभ और हानि कौन कौन सी होती है। पहली बात तो लाभ इससे क्या होता है कि मैंने बताया था कि इसके द्वारा क्या होता है अतिरिक्त लोड को ग्रहण किया जा सकता है। तो यह अतिरिक्त लोड को वहन करता है, अतिरिक्त लोड को वहन करता है। ठीक है, तो पहले हम बात करें खाली लाभ की। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम बात करें खाली लाभ की, तो ये हम यहाँ पर लाभ लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर लाभ ही लिख देते हैं पहले। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि लाभ की, तो ये अतिरिक्त लोड को वहन करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में बात कर लेते हैं कि अतिरिक्त लोड को वहन करता है। उसके बाद में क्या है कि एक ट्रांसफार्मर खराब होने पर अन्य क्या करता है विद्युत सप्लाई को क्या करता है फ्रेंड्स चालू रखता है, विद्युत सप्लाई को चालू रखता है। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर खराब होने पर क्या रखता है, अन्य जो ट्रांसफार्मर है वो विद्युत सप्लाई को क्या करता है फ्रेंड्स चालू रखता है। ठीक है, और उसके अलावा लाभ क्या है कि एक ट्रांसफार्मर में त्रुटि होने पर, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर में त्रुटि होने पर अन्य ट्रांसफार्मर जो है यानी कि एक ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाए, एक ट्रांसफार्मर अगर त्रुटि है तो अन्य ट्रांसफार्मर क्या रखेगा विद्युत सप्लाई चालू रखेगा। तो फ्रेंड्स इसको अगर मैं दोबारा समझाना चाहूँ तो आप समझ लीजिए इसको दोबारा, अगर समझ नहीं आया कि पहली बात तो क्या करता है, पहला लाभ क्या है कि यह क्या करता है अतिरिक्त लोड को वहन करने का काम करता है। लाभ इससे सबसे बड़ा क्या है कि अतिरिक्त लोड को वहन करता है। समांतर क्रम परिचालन से लाभ क्या है कि अतिरिक्त लोड को वहन करता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कि एक ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाए तो अन्य ट्रांसफार्मर क्या करेगा विद्युत सप्लाई को चालू रखेगा। ठीक है, सेकंड लाभ हो गया। थर्ड लाभ देख लेते हैं हम कि एक ट्रांसफार्मर में अगर त्रुटि हो जाए, यानी कि एक ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाता है तो दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो विद्युत सप्लाई को क्या रखेगा फ्रेंड्स चालू रखेगा, यानी कि हमारी विद्युत सप्लाई क्या नहीं होगी, यानी कि विद्युत आपूर्ति बंद नहीं होगी, बाधित नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे बड़ा लाभ है ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में प्रचालित रखने से। अब इसकी हम हानि देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ट्रांसफार्मर के समांतर क्रम प्रचालन से हानि क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। हमने पहले लाभ देख लिए कि समांतर प्रचालन के लाभ क्या होता है, फ्रेंड्स देख लेते हैं लॉसेस क्या होता है। पहली बात तो क्या होता है कि अगर आपने इसको त्रुटिपूर्ण संयोजित किया तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा। तो पहला देख लेते हैं त्रुटिपूर्ण संयोजन से, यानी कि अगर जोड़ने में कोई भी दिक्कत रह गई बाई चांस तो क्या हो जाएगा विद्युत सप्लाई बंद हो जाएगी या फिर ट्रांसफार्मर खुद भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण संयोजन से विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है,
या फिर फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है ट्रांसफार्मर खुद भी खराब हो जाए। ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण संयोजन से क्या होता है, विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम कि त्रुटिपूर्ण संयोजन से क्या होता है, विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि कई बड़े ट्रांसफार्मर की तुलना में, ठीक है, कि अतिरिक्त ट्रांसफार्मर जब हम जोड़ते हैं तो उसकी क्या होती है, कॉस्ट भी ज्यादा आती है। ठीक है, तो कई बड़े ट्रांसफार्मर की तुलना में छोटे ट्रांसफार्मर की लागत ज्यादा आती है। छोटे ट्रांसफार्मर की लागत अधिक होती है, कॉस्ट अधिक आती है। यानी कि बात करूं फ्रेंड्स मैं कि त्रुटिपूर्ण संयोजन से क्या होती है, पहली बात तो विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, और दूसरी बात क्या होती है कि कई बड़े ट्रांसफार्मर की तुलना में छोटे ट्रांसफार्मर की लागत अधिक होती है, या फिर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की लागत क्या पड़ती है, अधिक पड़ती है। तो यहाँ पर हम ये एक चीज और नोट डाउन कर सकते हैं कि अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की लागत अधिक होती है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बड़े ट्रांसफार्मर की तुलना में छोटे ट्रांसफार्मर की लागत क्या होती है, या फिर यहाँ लिख सकते हैं कि अन्य ट्रांसफार्मर की लागत क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, या फिर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की लागत क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ये हमारे को दो लॉस मैन है। ठीक है, और एक चीज और हो सकती है इसमें कि अधिक स्थान घेरता है। ठीक है, या हम यहाँ पर एक चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसे अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता पड़ती है। यानी फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि पहली बात तो इससे त्रुटिपूर्ण संयोजन से क्या होगा, विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। ठीक है, कई बड़े ट्रांसफार्मर की तुलना में क्या छोटे ट्रांसफार्मर की लागत अधिक आती है, या फिर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की लागत क्या होती है, अधिक होती है। उसके अलावा इसे अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता पड़ती है। मैं बात करूं अगर फ्रेंड्स हमारे को पता है कि ये ट्रांसफार्मर मेरे पास है, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है, अगर इसके समांतर में मैंने एक और ट्रांसफार्मर जोड़ा है, तो ये मेरे हिसाब से सबको पता है कि दो ट्रांसफार्मर को जोड़ने में क्या चाहिए होता है, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। इसलिए समांतर संयोजन का ये हानि है। बाकी फ्रेंड्स इसकी मेन सबसे बड़ी क्या है त्रुटि, कि अगर त्रुटिपूर्ण संयोजन हो गया तो विद्युत आपूर्ति क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, या फिर हो सकता है ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ट्रांसफार्मर का समांतर परिचालन अच्छी से समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम वोल्टेज रेगुलेशन की। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसमें जो नो लोड जो वोल्टेज होता है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नो लोड वोल्टेज होता है, ठीक है, नो लोड वोल्टेज होता है, ठीक है, और नो लोड वोल्टेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा वोल्टेज जब ट्रांसफार्मर में कोई क्या नहीं हो, लोड संयोजित नहीं हो। मैं यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये मान लो हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर विद्युत सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके आउटपुट में कोई आपने लोड नहीं लगा रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नो लोड वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और एक स्थिति कब होगी, जब इसको पूर्ण लोड से संयोजित किया जाएगा, यानी कि फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का, ठीक है, नो लोड वोल्टेज से अनुपात क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, वैसे आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में, ठीक है, नो लोड वोल्टेज फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर नो लोड वोल्टेज बता रखा है कि जब ऐसा वोल्टेज, यानी कि जब ट्रांसफार्मर से कोई लोड संयोजित नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं, नो लोड वोल्टेज बोलता है। तो ट्रांसफार्मर नो लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज का अंतर तथा नो लोड वोल्टता अनुपात क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है।
तो आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर नो लोड वोल्टेज और पूर्ण लोड वोल्टेज। फ्रेंड्स मैं आपको नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। नो लोड वोल्टेज मतलब क्या होता है कि ये ट्रांसफार्मर हमारे पास में है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आपने क्या नहीं किया, आउटपुट में कोई भी लोड नहीं लगा रखा, यानी कि आउटपुट में कोई भी लोड नहीं लगा रखा, तो ये ट्रांसफार्मर में क्या है, नो लोड वोल्टेज होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में जब कोई लोड संयोजित नहीं हो, हम फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड क्या करता है, ज्ञात करता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अनुपात में क्या निकालता है, वोल्टेज रेगुलेशन निकल आता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि वोल्टेज रेगुलेशन किसके अनुपात में निकालता है, प्राइमरी वाइंडिंग के, सेकेंडरी वाइंडिंग के, तो सेकेंडरी वाइंडिंग अनुपात में निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि नो लोड वोल्टेज और फुल लोड जो वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड करता है, ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर डिपेंड करता है। नो लोड वोल्टेज और फुल लोड जो वोल्टेज है वो ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर डिपेंड करता है। कैसे करता है, अगर आपने ट्रांसफार्मर से कोई लोड नहीं जोड़ रखा तो उसको क्या बोलते हैं, नो लोड ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब यही आपने एक ट्रांसफार्मर और लगा रखा है, ठीक है। अब यहाँ आपने क्या लगा रखा है, एक मैं बात करूँ, आपने एक लोड लगा दिया, मान लो कोई बल्ब वगैरह लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर लोड युक्त हो जाएगा, यानी कि लोड फुल ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सप्लाई देने पर क्या हो कि सेकेंडरी वाइंडिंग से कोई लोड जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, फुल लोड वोल्टेज बोलते हैं, फुल लोड वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण लोड वोल्टेज बोलते हैं। और जब आपने सेकेंडरी वाइंडिंग से कोई लोड नहीं जोड़ रखा तो उसको क्या बोलते हैं, नो लोड वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना फ्रेंड्स कि नो लोड में मतलब कोई भी लोड नहीं जुड़ा होगा, बस आपको ज्यादा नहीं ध्यान रखना, बस टर्म से ही ध्यान रखना। नो लोड यानी कि कोई लोड नहीं जुड़ा होगा, और पूर्ण लोड से मतलब क्या है कि आपने कोई भारी लोड लगा रखा होगा या फिर लोड जोड़ रखा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका हम सूत्र देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने आपको वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बता दिया, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब इसकी अगर हम सूत्र के हिसाब से देखें तो आपको ध्यान रहेगा अच्छे से। अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन की बात करूँ, वोल्टा नियमन कहते हैं इंग्लिश में इसको, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वोल्टा नियमन बोलते हैं। तो वोल्टा नियमन VR मतलब क्या होता है कि VNL माइनस VFL अपॉन में VNL इंटू में 100, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन किस में निकाला जाता है, प्रतिशत में निकाला जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन जो है, यानी कि प्रतिशत जो वोल्टेज रेगुलेशन है किस में निकाला जाता है, प्रतिशत में निकालता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन किस में निकालते हैं, प्रतिशत में निकालते हैं, तो इसलिए गुणा होती है 100 से। तो V नील मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि नो लोड वोल्टेज, और VFL यानी कि पूर्ण लोड वोल्टेज, इसका अनुपात किस में, नो लोड वोल्टेज के अनुपात में। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम DC मोटर वगैरह की आगे चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर V फुल वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमारे ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, तो खाली यहाँ पर क्या आएगा, V नील वोल्टेज आएगा। तो आपको अभी यही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सूत्र आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से न्यूमेरिकल जरूर बनता है, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें सीधा बन जाता है कि नो लोड वोल्टेज अनुपात दे रखा है, इतना दे रखा है, और फुल लोड वोल्टेज का मान इतना दे रखा है, तो उसका प्रतिशत वोल्टा नियमन निकालो। तो फ्रेंड्स इसके न्यूमेरिकल अभी नहीं करूंगा, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद इस पर रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ में इस चैप्टर के भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि V नील, यानी कि अगर मैं बात करूं V नील मतलब क्या होता है, शून्य लोड वोल्ट था, ठीक है, शून्य लोड वोल्ट था। और VFL यानी क्या होता है, पूर्ण लोड। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर शून्य लोड पूर्ण लोड का मतलब यही है कि शून्य लोड मतलब आपने कोई लोड नहीं लगा रखा, और पूर्ण लोड फुल लोड यानी कि आपने कोई लोड लगा रखा है, तो वही सिचुएशन इसमें बता रखी है। तो उम्मीद है आपको फ्रेंड्स वोल्टेज रेगुलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर की छत्तियों के बारे में। ट्रांसफार्मर की छत्तियाँ ये क्या होती है, मैं आपको इसका इंट्रोड्यूस कर रहा था। फ्रेंड ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करने का काम करता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करता है, विद्युत शक्ति स्थानांतरण करने का काम करता है। तो फ्रेंड जिसके कारण इसकी दक्षता क्या होती है, 90 से 95% होती है। मैंने आपको दक्षता कितनी बताई, 90 से 95% बताई है। तो इसकी फुल अगर मैं मानूं कि 100% दक्षता क्यों नहीं होती, कोई भी मशीन आदर्श नहीं होती, ठीक है। 100% किस मशीन की होगी दक्षता,
या फिर क्षमता अगर माना जाए 100% किसकी होगी, जिसमें कोई तरह की लॉसेस नहीं हो। वैसे फ्रेंड्स इस यूनिवर्स में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी हो जो 100% क्या हो, आदर्श हो, क्योंकि उसमें कोई ना कोई क्षति होती है। वैसे ही ट्रांसफार्मर में भी क्या होती है, लॉसेस या फिर क्षतियाँ होती है। ये क्या करती है, ट्रांसफार्मर में क्या करती है, कोरों को गर्म करने का काम करती है, जिसके कारण क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर की जो रेगुलेशन होती है वो क्या होती है, जैसे मैं बात करूँ कि इसकी क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वैसे अगर देखा जाए कि सर्वाधिक अगर दक्षता की मैं बात करूं या फिर क्षमता की अगर बात करूं, ठीक है, ट्रांसफार्मर की अगर मैं दक्षता की बात करूं अधिक सर्वाधिक, तो सबसे अधिक ट्रांसफार्मर की ही दक्षता होती है। अगर मैं बात करूं इसके बाद में डीसी मोटर वगैरह की, तो डीसी मोटर की दक्षता कितनी से कितनी हो जाती है, 40% से 60% हो जाती है। ठीक है, अब ये होता क्यों है, क्योंकि इस डीसी मोटर में क्या होता है, लॉसेस का मान ज्यादा होता है। इसमें 3 तरह की क्षतियां होती है, लो क्षति, ठीक है, और मैं बात करूं ताम्र क्षति और यांत्रिक क्षति भी होती है। ठीक है, तो इनके बारे में तो हमारे को अभी डिस्कस नहीं करना है कि डीसी मोटर में क्या होती है, तो मैंने आपको बस इसके उदाहरण के रूप में बताया। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कोई सचल ऊर्जा नहीं होता, यानी कि कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, जिसके कारण इसकी दक्षता क्या होती है, इतनी ज्यादा होती है, यानी कि 90 से 95% इसकी दक्षता होती है। किस कारण होती है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। फिर भी इसकी दक्षता इतनी कम होने का कारण क्या है, तो वो है लॉसेस। इसके कारण क्या होती है, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता हो जाती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है अच्छे समझ में होगा कि दक्षता कम या अधिक क्यों होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितने टाइप के होते हैं, तो ये बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में लॉसेस 2 तरह के होते हैं, एक तो होती है लो क्षति और दूसरी होती है ताम्र क्षति। लो क्षति और ताम्र क्षति, ठीक है, लो क्षति और ताम्र क्षति 2 तरह की क्षति होती है ट्रांसफार्मर में मेनली। ठीक है, लो क्षति और ताम्र क्षति 2 तरह के लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब हम इन दोनों क्षतियों के बारे में डिस्कस से देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्षतियां भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं लो क्षति यानी कि आयरन लॉस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में 2 तरह की क्षति होती है। ऑप्शन में आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में कितनी तरह की क्षति होती है, तो ट्रांसफार्मर में 2 तरह की क्षति होती है। कौन कौन सी, लो क्षति और ताम्र क्षति होती है। तो हम लो क्षति के बारे में देख लेते हैं। लो क्षति क्या होती है, ये इस प्रकार की क्षति क्या होती है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको आयरन लॉस यानी कि नाम से दिखाई दे रहा होगा, आयरन लॉस कौन सा लॉस होता है। ठीक है, अगर मैं आयरन लॉस की बात करूं तो ट्रांसफार्मर की जो कोर है, कोर में जो होने वाली क्षति होती है वो क्या होती है, लो क्षति होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कोर में होने वाली क्षति क्या होती है, लो, यानी कि कोर में होने वाली क्षति, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है यानी कि उसकी जो बॉडी है उसमें होने वाली क्षति क्या कहलाती है, लो क्षति कहलाती है। ठीक है, अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस तरह की क्षति है, तो यह नो लोड क्षति है। नो लोड क्षति है। नो लोड क्षति का मतलब ये होता है कि आप इस पर कोई भी लोड आरोपित करो तो इसका मान लोड पर डिपेंड नहीं करता। तो इस प्रकार की क्षति का मान किस पर डिपेंड नहीं करता, लोड पर नहीं करता। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि लो क्षति ट्रांसफार्मर के लोड पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, लोड पर निर्भर नहीं करती, लोड पर निर्भर नहीं करती। पहली बात अब मैं आपको बताता हूँ कि लो क्षति में क्या होती है, जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की, जो कोर होती है यानी कि बॉडी होती है, ट्रांसफार्मर की बॉडी में होने वाली क्षति क्या कहलाती है, लो क्षति कहलाती है। और इस तरह की जो ट्रांसफार्मर में जो लो क्षति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नो लोड क्षति बोलते हैं। अब नो लोड क्षति क्या होती है कि इस क्षति में क्या होती है कि ट्रांसफार्मर के लोड पर क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, यानी कि आप इससे कोई भी तरह का लोड नहीं जोड़ो। ठीक है, कोई भी तरह का लोड जोड़ो या नहीं जोड़ो तो लो क्षति इस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको नेक्स्ट इसमें कराऊंगा ताम्र क्षति। ठीक है, तो ताम्र क्षति किस पर डिपेंड करती है, लोड पर डिपेंड करती है, ये नो लोड क्षति कहलाती है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम पूछा सकता है कि इनमें से क्या एक नो लोड क्षति कहलाती है, लो क्षति या फिर ताम्र क्षति। तो लो क्षति जो होती है वो क्या कहलाती है, नो लोड क्षति कहलाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको लो क्षति अच्छे से समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स लो क्षति के भी 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, हिस्टेरिसिस और एडी करंट, तो उनके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं लो क्षति के प्रकार की। तो लो क्षति भी 2 भाग में डिवाइड होती है। ठीक है, लो क्षति की कौन कौन से भागों में डिवाइड होती है, तो ये होती है एडीदार क्षति में
और हिस्टेरिसिस छत्ती में, हिस्टेरिसिस छत्ती में। ठीक है, लोच छत्ती को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एडी धारा छत्ती और हिस्टेरिसिस छत्ती। एडी धारा को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हिंदी में? भंवर धारा। तो ये आप हिंदी नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो बच्चे आईटी के एग्जाम दे रखे हैं उनके एडी धारा एग्जाम में नहीं आता, उनकी भंवर धारा एग्जाम में दी होती है, तो आपको ये चीज ध्यान में। वैसे इंग्लिश में एडी करंट लिखा होता है। ठीक है, हिस्टेरिसिस छत्ती को क्या कहते हैं हिंदी में? सेथिल्य हानि, सेथिल्य हानि। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है अब फ्रेंड्स लोच छत्ती का हम कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स लोच छत्ती मैंने आपको बता दी, लोच छत्ती कौन कौन से टाइप की होती है, हिस्टेरिसिस और एडी करंट। फ्रेंड्स छत्तियों के बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस से देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो मन पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में, अगर आपको उसको टॉपिक समझ में नहीं है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।